बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल हैं। आज एक नई वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँ और आज हम चैप्टर नंबर 2 शुरू करेंगे क्लास 9th का, और उसका ये लेक्चर नंबर 1 है। तो सबसे पहले जैसा कि मैं शुरू करता हूँ, आपको मालूम है कि हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करता हूँ। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक मोमन इल्म से कभी सैर नहीं होता हत्ता कि वो जन्नत में पहुंच जाए। तो इस सिलसिले में आज मैं शुरू करता हूं चैप्टर नंबर 2, और उस चैप्टर नंबर 2 का जो टॉपिक है, जो उन्वान है, वो है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। क्या है? सॉल्विंग ऑफ अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो इस सिलसिले में सबसे पहले मैं शुरू करूंगा, जो इसकी पहली डेफिनेशन है वो है साइंस। तो साइंस के मतलब हम पहले भी पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 1 के अंदर। साइंस क्या है? साइंस एक ऐसा इल्म है जिसमें हम मुतालिया करते हैं, स्टडी करते हैं और ऑब्ज़र्वेशन से शुरू करते हैं। उसके बाद उस ऑब्ज़र्वेशन के मुतल्लिक़ हम तजर्बात करते हैं और उसके बाद हम जो लाज हैं, लॉजिकल कंक्लूजन्स हैं, उनको निकालते हैं। तो दोबारा मैं आपको एक बार पढ़ा देता हूँ। स्टडी इन विच ऑब्ज़र्वेशंस आर मेड, एक्सपेरिमेंट्स आर डन एंड लॉजिकल कंक्लूजन्स आर ड्रॉन। दिस इज़ साइंस। इसको हम क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। और साइंस का इल्म जो है तकरीबन जो यूनानी हैं, आप जानते हैं, उनसे शुरू हुआ और वहीं से साइंस का नाम निकला। लेकिन उसके बाद जो उरूज पहुंचाया, और ख़ास तौर पर अल्केमिस्ट जो थे, इसके आप तफसील आप पढ़ेंगे। चूँकि ये हमारे अब टॉपिक से निकाल दिया गया है कि किस तरह मुस्लिम साइंटिस्ट ने साइंस को तरक्की दी, तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि मुस्लिम साइंटिस्ट जो थे उन्होंने तजर्बा गाहें बनाई। अल्केमिस्ट जो थे ऐसे साइंटिस्ट थे जो क्या करते थे, जो इस तलाश में थे ताकि किसी तरीके से सोना बना सकें। मुख्तलिफ़ हल्की धातुओं को मिलाकर वो चाहते थे, या उनके ख़्याल में था कि सोना बनाया जा सकता है। तब चूँकि इतना इल्म नहीं था कि एलिमेंट जो हैं वो कभी भी मुख्तलिफ़ किस्म के एलिमेंट से, एटम से नहीं बनते। एक ही किस्म के एलिमेंट्स, हर एक एलिमेंट जो होता है उसमें एक ही किस्म के एटम होते हैं। लेकिन उनका ये ख्याल था कि शायद, लेकिन इस सिलसिले में अगरचे वो ये हासिल तो ना कर सके, लेकिन उन्होंने बेशुमार तजर्बात किए और केमिस्ट्री में ख़ास तौर पर उन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्की की, और जिसके नतीजे में 1000 साल तक वो इस मैदान में छाए रहे। फिर उसके बाद मॉडर्न साइंस आई, उसके मतलब हम जानेंगे। तो आगे चलते हैं। साइंस के मतलब आप अच्छी तरीक़े से जान चुके होंगे, थोड़ी सी हिस्ट्री मैंने इसकी बयान कर दी है। अब हम देखेंगे कि बायोलॉजिकल जो हमारा टॉपिक है और चैप्टर का नाम है, वो मेन है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, कि किस तरह हम किसी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करते हैं और उसके लिए क्या तरीक़ा अख्तियार करते हैं। तो इस सिलसिले में हम देखेंगे कि रोल जो है बायोलॉजिकल मेथड का वो क्या है साइंस के अंदर। तो इसमें रोल जो है ये इसका शुरू हो गया था तकरीबन 500 ईयर्स से पहले से। बायोलॉजिकल मेथड को 500 साल पहले जो है वो इस्तेमाल किया जाना शुरू कर दिया गया। और उस सिलसिले में सबसे पहले जो काम किया वो किया गलीलियो ने। गलीलियो एक इटली का साइंसदान था, और उसने फिज़िशियन भी था, इंजीनियर भी था, और उसने सबसे पहले मुशाहदे के अंदर बहुत ज़्यादा उसने काम किया, मुशाहदात को बेहतर किया। इस सिलसिले में उसने एक तजर्बात भी किए। उसने पीसा, एक इटली का एक बहुत बड़ा टावर है, वहाँ से उसने 2 मुख्तलिफ़ मास की हामल बॉडीज़ जो थी उनको गिराया। तो पहले आम ख्याल किया जाता था कि कोई चीज़ जो है उसकी जो रफ्तार है वो मास के ऊपर डिपेंड करती है,
जब हम कोई चीज़ नीचे गिराते हैं तो उसको डिपेंड करती है मास के ऊपर। लेकिन उसने बताया कि 2 मुख्तलिफ बॉडीज़ थीं और वो एक ही वक्त में पहुंची जिनके मास मुख्तलिफ थे। तो इस तरह उसने ये साबित किया कि मास का साथ ताल्लुक़ नहीं है, ये एक्चुअली ग्रेविटी है और इस ग्रेविटी में दोनों मासेस को एक ही तरह से नीचे खींचती है। तो इसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ तजर्बात का, जो यूरोप में, और इससे पहले यूरोप में साइंस जो थी वो तजर्बात के ऊपर बिलोंग नहीं करती थी, बेस नहीं करती थी। ज़्यादा जो फ़लसफ़ी थे यूनानी जो थे वो ज़्यादा थ्योरेटिकल थे। तो आगे हम आते हैं, कंट्रीब्यूशन हमने देखा गैलीलियो का। इसके अलावा हम देखते हैं कि मज़ीद कंट्रीब्यूशन जो है बायोलॉजिकल मेथड का वो क्या है। इसमें एडवांसमेंट जो है मेडिसिन में बहुत हुई है इसके ज़रिए से, ठीक है। दूसरी बात जो हुई है वो इकोलॉजी में, एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा तरक्की की गई है इसकी बदौलत। और इसमें एक और सबसे अहम चीज़ जो है वो है एश्योरेंस इन द क्वालिटी ऑफ डाटा फॉर पीपल, कि लोगों के लिए जो डाटा फ्राहम किया गया है वो बहुत ज़्यादा अहम था। वो डाटा जो था वो मुहैया किया गया वो बहुत ही क्वालिटी वाला था। समझ आ गई बात आपको। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि बायोलॉजिकल मेथड के स्टेप्स क्या हैं, किन स्टेप्स की बुनियाद पर हम बायोलॉजिकल मेथड जो है उसके ज़रिए किसी प्रॉब्लम को हम हल करते हैं। तो सबसे पहला जो है इसमें होता है रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, कि सबसे पहले हमने ये देखना है कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है क्या। तो ये सबसे पहला स्टेप है। उसके बाद नेक्स्ट होते हैं ऑब्ज़र्वेशन। ऑब्ज़र्वेशन मुशाहदात को कहते हैं, ठीक है, कि मुशाहदात जो हैं वो कैसे किए जाते हैं। तो इसमें आपने देखा कि मैंने एक पिछला लेक्चर में भी बताया था कि मुशाहदात को बहुत ज़्यादा जो है वो बेहतर किया गया है, और उसमें हम अब दूरबीन के लिए काम करते हैं, दूरबीन से हम दूर की चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। उसके अलावा जिस चीज़ पर हम काम करते हैं वो है कि हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए काम करते हैं। माइक्रोस्कोप के ज़रिए से जो काम होता है वो छोटी चीज़ को देखने के लिए। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इसके जो पॉइंट्स हैं वो पहला पॉइंट जो है वो है रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। दूसरा है ऑब्ज़र्वेशन। ऑब्ज़र्वेशन के मतलब मैं पहले आपसे बात कर चुका हूँ कि ऑब्ज़र्वेशन जो है वो क्या है और ऑब्ज़र्वेशन को कैसे बेहतर किया गया है। तो ऑब्ज़र्वेशन को बेहतर करने के लिए जो सबसे अहम काम किया गया वो इंस्ट्रूमेंट को बेहतर किया गया। एक तो हम अपनी आंख से देख सकते हैं, उसके बाद हमने दूरबीन्स बनाई, दूरबीन्स के ज़रिए से हमने सितारों के इल्म का मुतालिया किया और दूर तक सितारों का जो इल्म था उसके ज़रिए हमने उसमें तरक्की की। और इसके बाद अगर हमने कोई छोटी चीज़ देखनी थी, माइक्रो चीज़ देखनी, तो उसके लिए हमने माइक्रोस्कोप ईजाद की। आजकल हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए स्टडी कर रहे हैं बहुत ही माइक्रो लेवल के ऊपर। तो इसके बाद नेक्स्ट है हाइपोथेसिस फार्मूलेशन, कि हम एक हाइपोथेसिस बनाते हैं। हाइपोथेसिस क्या है? एक मफरूज़ा होता है, ठीक है। ये ऐसा मफरूज़ा होता है जो गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है, ठीक है। ये बनाया जाता है कि उसका मुमकिना हल क्या है, उस जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसका मुमकिना हल क्या है। तो इसमें नेक्स्ट है डिडक्शन। डिडक्शन क्या होती है? एक मंतकी नतीजा होता है, ठीक है। और इसमें हम क्या करते हैं, इसमें दलाइल के ज़रिए बात को साबित किया जाता है। पहले मरहले पर जब हम एक मफरूज़ा पेश करता है, कोई भी साइंटिस्ट पेश करता है, फिर उस पर बहस की जाती है और वो बहस किस बुनियाद पर होती है? दलाइल के बुनियाद पर होती है, जैसा कि अदालतों में होता है, ठीक है। दलाइल दिए जाते हैं और दलाइल के ज़रिए किसी को मुजरम साबित कर दिया जाता है या फिर उसको रहाई मिल जाती है। इसके बाद नेक्स्ट एक्सपेरिमेंटेशन। पाँचवा और सबसे अहम जो इस बायोलॉजिकल मेथड के अंदर स्टेप है वो है एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन के ज़रिए ये बात या तो ये हाइपोथेसिस दुरुस्त साबित हो जाती है या फिर इसको बिल्कुल हम छोड़ देते हैं और ये गलत साबित हो जाए तो फिर हमें दोबारा सारा प्रोसेस शुरू से करना पड़ता है और दोबारा एक नई ऑब्जर्वेशन, दोबारा हाइपोथेसिस और दोबारा डिडक्शन और एक्सपेरिमेंट होता है। इसके बाद अगर ये तजर्बा हमारा दुरुस्त साबित कर दे इस मफरूज़े को,
तो उसके बाद हम क्या करते हैं, हम समराइजेशन करते हैं कि हमने जो भी काम किया है उसकी समरी तैयार करते हैं। ये समरी जो है ग्राफ की सूरत में हो सकती है, ये समरी जो है टेबल की सूरत में हो सकती है, और फिर इसको हम आखिरी स्टेप के अंदर रिपोर्ट कर देते हैं, रिपोर्टिंग द रिज़ल्ट की सूरत में। इसके बाद अब हम आते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन, बायोलॉजिकल मेथड जो है इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाता है। तो इसके सिलसिले में सबसे पहला स्टेप, दोबारा मैं आऊँगा, रिकग्निशन ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले बायोलॉजिस्ट जो है इस बात पर तवज्जो देते हैं कि मामला या जो मसला है वो क्या है, जो उनके सामने दरपेश है उसकी पहचान, आया ये बायोलॉजिकल मेथड इसको हल कर सकता है या नहीं कर सकता। इसके बाद बात आती है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की। अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की अगर हम डेफिनेशन की बात करें जो पेपर में भी आती है तो ये है, इट इज़ अ क्वेश्चन related to living organisms that either asked by someone or comes in biologist's mind। यानी ये एक ऐसा मसला होता है या एक क्वेश्चन होता है जो या तो कोई शख्स बायोलॉजिस्ट से पूछता है या बायोलॉजिस्ट के जहन में खुद ब खुद आ जाता है और वो उसकी हल की कोशिश। तो उसके बाद जो नंबर 2 पे है वो है ऑब्ज़र्वेशन। ऑब्ज़र्वेशन जो है इसका नंबर 2 है, और ऑब्ज़र्वेशंस पहले भी मैं बता चुका हूँ, उर्दू में हम इसको मुशाहिदात कहते हैं। ऑब्ज़र्वेशंस के ज़रिए हम ही किसी प्रॉब्लम को जांचते हैं। तो ऑब्ज़र्वेशन के हम किस ज़रिए से करते हैं, हम इसको 5 अपनी जो सेंसेस हैं उसका इस्तेमाल करते हैं ऑब्ज़र्वेशन के लिए। तो पहली सेंस आप जानते हैं हीयरिंग है, ठीक है, आईसाइट है, टच है, स्मेल है और जायका है जिसको हम टंग के ज़रिए ये काम करते हैं। तो ये 5 सेंसेस हैं। इन 5 सेंसेस से ही हम ऑब्ज़र्वेशन का काम करते हैं। हमने ऑब्ज़र्वेशन को बेहतर करने के लिए टूल्स बनाए हैं। वो टूल्स जो हैं आप जानते हैं, माइक्रोस्कोप है जिससे हम छोटी से छोटी चीज़ देख सकते हैं, ये दूरबीन है जिससे हम दूर की चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। अगर किसी की आई साइट का प्रॉब्लम हो तो हम उसके लिए ग्लासेस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज़ों से हमने बेहतर किया है ऑब्ज़र्वेशन को। तो ये मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ, विजन, हीयरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच आर द 5 सेंसेस थ्रू विच वी ऑब्ज़र्व। एंड अब हम देखते हैं कि इसकी टाइप्स होती हैं कि ऑब्ज़र्वेशंस की 2 टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं क्वालिटेटिव ऑब्ज़र्वेशंस और दूसरे को हम कहते हैं क्वांटिटेटिव ऑब्ज़र्वेशंस। क्वालिटेटिव जो है are considered less accurate than quantitative observations। तो अगर आपको इसकी आमतौर पर डेफिनेशन भी आ जाती है पेपर के अंदर के डिफरेंस भी आ जाता है। अगर सिंपल डेफिनेशन आए क्वालिटेटिव की या क्वांटिटेटिव की तो आप ये पहले पॉइंट जो हैं इनको आप पेपर में लिख सकते हैं। तो दोबारा समझ लें, क्वालिटेटिव क्या है, दे आर considered less accurate, ठीक है, और जबकि quantitatives are considered more accurate, ज़्यादा एक्यूरेट है, ज़्यादा एक्यूरेसी होती है। वजह उसकी क्या है कि क्वालिटेटिव जो होते हैं these are variable, ठीक है, and not measurable। तो क्वालिटेटिव चीज़ें जो होती हैं वो क्या होती हैं, वो मेजरेबल नहीं हो सकती, और दूसरी बात है ये तब्दील होती रहती हैं। तो हम इसको मिसाल से समझेंगे। जैसा कि फ्रीजिंग पॉइंट है पानी का, हम कहेंगे कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ लेस देन बॉइलिंग पॉइंट। अब इसमें कोई एक्यूरेसी नहीं है, इसमें कोई नंबर नहीं है। हम सिर्फ इतना बताएंगे इसके अंदर कि जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है उसका टेम्परेचर कम होता है, फ्रीजिंग पॉइंट का टेम्परेचर कम होता है।
जबकि जो बॉइलिंग पॉइंट है वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से हमें ये नहीं पता चल सकता आया ये किस कदर ज़्यादा या किस कदर कम है। अगर हम दूसरी तरफ देखें, क्वांटिटेटिव की बात करें तो दीज आर इनवेरिएबल होते हैं। क्वांटिटेटिव्स आर इनवेरिएबल, ये चूँकि नंबर्स में होते हैं इसलिए एक अब मिसाल में देता हूँ कि अगर ये मेरे पास 3 मार्कर्स हैं तो ये 3 ही रहेंगी, ये 2.5 नहीं है या ये 3 से ज़्यादा नहीं है और 3 से कम भी नहीं है, तो इसमें कोई चेंज नहीं हो सकती। दीज आर, तो नंबर जब भी होता है वो वेरिएबल नहीं होता, इनवेरिएबल होता है। इसके बाद इसकी आप मेजर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने जाना है कहीं, चीज़ लेने जानी है आपने, कोई मिसाल के तौर पर चीनी 1 kg लेने जाते हैं, तो अंडरस्टूड बात है कि आप 1 kg चीनी ही लेंगे, 1 kg चीनी ही लेंगे। तो अब हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट। दूसरी तरफ मिसाल से देखते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर की अगर हम बात करें तो बिल्कुल एक्यूरेट है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, बिल्कुल एक्यूरेट है, 0.1 भी हम नहीं कहेंगे, ठीक है, और ना ही हम इससे माइनस में जाएंगे क्योंकि 0 के ऊपर वाटर जम जाता है। और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, जब वाटर का टेम्परेचर 100 होगा इट विल बॉयल। समझ आ गई? इससे आपको पता लग गया कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के 2 फ़र्क आपको बड़े वाज़े हो गए मिसाल के ज़रिए कि क्वालिटेटिव जो होता है वो वेरिएबल है, ठीक है। जब हम बात करेंगे कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो होता है वो लेस होता है, तो अब आप समझ सकते हैं अगर 10 भी हो सकता है, 0 से लेकर 99 तक कम ही है, ठीक है, तो इसमें एक्यूरेसी नहीं है। तो दूसरी जानब बॉइलिंग पॉइंट हम कहते हैं जनाब इसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ये अब 100.1 भी नहीं हो सकता ना, हमने 100 ही लिया हुआ है। तो अब आप, मेरा ख्याल है ये बात समझ गए होंगे अच्छी तरीके से कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में बहुत ज़्यादा फ़र्क है एक्यूरेसी के हवाले से। एक और मिसाल हम लेते हैं कि अगर हम पानी का 1 लीटर लें, पानी जो है अगर हम 1 लीटर लें और उसका वेट करें तो उसका वेट जो आएगा हम ये कहेंगे, अगर हम क्वालिटेटिव की बात करें तो हम कहेंगे कि वाटर जो है उसका 1 लीटर हैवियर होता है दैन एथानॉल। एथानॉल क्या होती है? जो हम अल्कोहल है, शराब है आम लफ्ज़ों में, ये एथानॉल हल्की होती है और वाटर भारी होता है। ये हम सिंपल बात करेंगे, लेकिन ये नहीं पता कि किस कदर भारी है पानी का वेट 1 लीटर का एथानॉल से। दूसरी जानब अगर हम क्वांटिटेटिव लेंगे तो क्वांटिटेटिव में हम देखेंगे कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लीटर ऑफ वाटर जो है वो 1000 ग्राम है। दूसरी जानब जो लीटर ऑफ एथानॉल है वो 789 ग्राम है। तो दोनों में फ़र्क आप देख लें जो है हमें बिल्कुल वाज़े नज़र आ रहा है। और कई बार डॉक्टर्स जो हैं हम देखते हैं कि अगर किसी को प्रॉब्लम हो जाता है, कोई बीमारी हो जाती है, मिसाल के तौर पर हेपेटाइटिस होती है, तो आम हम देखते हैं कि वो कहते हैं जी क्वालिटेटिव टेस्ट भी होना चाहिए और क्वांटिटेटिव भी होना चाहिए। क्वालिटेटिव में हम सिर्फ यही देखेंगे कि जो वो बीमारी है या जो वायरस है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। लेकिन अगर हम क्वांटिटेटिव की बात करेंगे तो फिर हम देखेंगे कि उसको जिगर जो है, जो लीवर है, उसको कितना नुकसान पहुंचा है, कितने % नुकसान पहुंचा है। तो इस तरह से हमें वाज़े हो जाएगा कि क्वालिटेटिव जो ऑब्जर्वेशंस हैं दीज आर नॉट एक्यूरेट एज़ कंपेयर टू क्वांटिटेटिव विच आर मोर एक्यूरेट। तो ये चीज़ें हमने देख ली। तो नेक्स्ट जो है नंबर 3 के ऊपर जो स्टेप है वो है फार्मूलेशन ऑफ द हाइपोथेसिस, कि हम हाइपोथेसिस कैसे बनाते हैं। पहले बात की हो चुकी है कि हाइपोथेसिस जो है वो क्या है। हाइपोथेसिस एक मफरूज़ा है, ठीक है, एक टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन है। तो इसमें हम देखेंगे अ टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज़ कॉल्ड हाइपोथेसिस, ठीक है। एक ऐसा मफरूज़ा जिसमें
ऑब्ज़र्वेशन जो हैं उसके मुतल्लिक हम एक ख़्याल पेश करते हैं, आया ये क्या है, तो इसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस। ठीक है, ये हाइपोथेसिस जो है ये ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है। अब हम देखते हैं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड हाइपोथेसिस। ये सवाल आ जाता है, एक सवाल डेफिनेशन आ जाती है फार्मूलेशन के अलावा कि व्हाट इज़ हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस अगर डेफिनेशन आ जाती है तो आपने ये लिख देनी है, अ टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज़ कॉल्ड हाइपोथेसिस। और इसी तरह अगर हम एक और सवाल आता है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हाइपोथेसिस, कि एक जो हाइपोथेसिस है, एक अच्छी हाइपोथेसिस है, उसकी क्या खसूसियात होनी चाहिए। तो इस हवाले से सबसे पहली बात जो ये है, इट शुड बी अ जनरल स्टेटमेंट, क्योंकि आमतौर पर ये इब्तदाई होता है, जो मुशाहिदा होता है उसके मुताबिक हम एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, तो इसलिए ये स्पेसिफिक नहीं होती। ठीक हो गया। दूसरी बात, इट शुड बी अ टेंटेटिव आइडिया। ठीक है, यानी ये एक फ़र्ज़ी बात होती है, इसको अभी तक हमने टेस्ट नहीं किया होता, ना तो इसको हमने लॉजिकली टेस्ट किया होता है और ना ही अभी हमने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया होता है। नेक्स्ट ये है कि एग्रीड, इट शुड बी एग्रीड विद अवेलेबल ऑब्जर्वेशन। जो हम हाइपोथेसिस बना रहे हैं वो जो हमने ऑब्ज़र्व किया उसी के मुताबिक हो। ठीक है, हवाई बातें नहीं हम कर सकते। नेक्स्ट है इट शुड बी केप्ट एज सिंपल एज पॉसिबल। दूसरी बात यह है कि ये सादा होनी चाहिए ताकि आसानी से दूसरे लोग इसको समझ सकें और इसके ऊपर बात कर सकें, अपने दलाइल दे सकें और एक्सपेरिमेंट भी कर सकें। नेक्स्ट ये है कि इट शुड बी टेस्टेबल एंड पोटेंशियली फाल्सीफाइएबल। तो नेक्स्ट ये है कि ये इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो सके, इसको टेस्ट किया जा सके, और उसके साथ ये है कि इस अगर ये गलत भी साबित हो जाए तो ये हो सकती हो। यानी ये नहीं हो सकता कि जब हम ये समझें कि हाइपोथेसिस हमने ऑब्जर्वेशन के मतलब पेश कर दिया तो ये गलत नहीं हो सकती, बल्कि बहुत सारे हाइपोथेसिस जो हैं हम देखते हैं कई सालों से मौजूद थी और वो गलत साबित हुई, तो उनको दुरुस्त किया गया। जैसे कि हम देखते हैं, इसकी मिसाल है कि जब लोग कहते थे जनाब कि बीमार हो जाते हैं इंसान, और ये भी इसकी एक वजह ये बताते थे कि जनाब चूहे जो हैं वो अगर हम कुछ दाने और अगर कुछ हम उसके अंदर कपड़े रख दें गंदे तो वहाँ से चूहे पैदा हो जाते हैं। तो ये नामुकम्मल ऑब्जर्वेशन थी। या किसी ने कहा कि गोबर से जो है बिच्छू पैदा हो जाते हैं। तो ये तमाम जो थे ये ऑब्जर्वेशंस थी, लेकिन ये नामुकम्मल ऑब्जर्वेशन की थी, जिसकी वजह से ये बात में गलत साबित हो गई। इसके बाद एक अहम और बात यह है कि जो बायोलॉजिस्ट है वो किस किस्म उसको एक हाइपोथेसिस बनाते हुए उसका रवैया क्या होना चाहिए। तो सबसे अहम बात यह है कि अ बायोलॉजिस्ट शुड बी केयरफुल, जब वो बनाए बहुत ही एहतियात से बनाए, एंड क्रिएटिव। दूसरी बात यह है कि उसका जहन क्रिएटिव होना चाहिए वाइल फार्मिंग अ हाइपोथेसिस। तो ये था हाइपोथेसिस के मतलब कैसे ये बनती है और ये क्या होती है और इसकी खसूसियात क्या होती हैं। ये 2 नंबर का सवाल कई बार आ चुका है, तो इसलिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि करैक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपोथेसिस। नेक्स्ट है डिडक्शन। डिडक्शन को हम कह सकते हैं कि ये मंतकी इस्तदलाल, उर्दू में हम कहेंगे कि लॉजिकल क्या होता है। डिडक्शंस आर द लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस, लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हाइपोथेसिस, कि ये दरअसल एक रिज़ल्ट होता है जो हम निकालते हैं डिडक्शंस। ठीक है, तो आपको मैं और इसकी अहम और बात यह है कि दिस इन्वॉल्व इफ़ देन लॉजिक, अगर और फिर, ये हम उर्दू में कहेंगे, ये जो है लॉजिक इस्तेमाल की जाती है। अगर मैं मिसाल दूँ हाइपोथेसिस की कि ऑल प्लांट सेल्स हैव न्यूक्लियस, ये एक हाइपोथेसिस है कि तमाम पौधों के सेल जो होते हैं उनमें न्यूक्लियस पाया जाता है। अब ये हो नहीं सकता कि हम तमाम पौधे फ़र्दन फ़र्दन लें और उनका हम टेस्ट करें।
तो बेशुमार पौधे हैं और हर एक सेल के अंदर हम न्यूक्लियस तलाश करते रहें। तो उसके लिए एक रीज़नेबल जो डिडक्शन बनाई जा सकती है वो ये है कि इफ़ आई एग्जामिन सेल्स फ्राम अ ब्लेड ऑफ ग्रास देन ईच वन विल हैव अ न्यूक्लियस। ठीक है, तो अब बात ये है कि जो डिडक्शन है इसी ये समझ लें, अगर मैं आपको आम लफ्ज़ों में बताऊं कि एक अदालत लगी होती है और अदालत में हम देखते हैं कि एक वकील जो है वो अपने जो उसका होता है, उसका क्लाइंट होता है, उसको या तो वो दलाइल की बुनियाद पर उसको फांसी से बचा लेता है या उसका मुखालिफ वकील उसको फांसी पर चढ़ा देता है, क्योंकि जज उस वक़्त मौजूद नहीं होता जिस वक़्त कोई कत्ल हुआ है। तो वहाँ पर जो दलाइल दिए जाते हैं वो तमाम दलाइल जो होते हैं वो लॉजिकल ही होते हैं और लॉजिक की बुनियाद पर ही अदालत फ़ैसला करती है। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि ये रिडक्शन जो हैं इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं ये किस कदर अहम हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है, एक्सपेरिमेंटेशन से मुराद तजर्बात हैं। तो ये सबसे अहम स्टेप है बायोलॉजिकल मेथड का। इसमें हम देखते हैं कि द डिडक्शंस विच आर ड्रॉन फ्राम हाइपोथेसिस आर सब्जेक्टेड टू रिगरस टेस्टिंग। तो जब डिडक्शंस जो हम लेते हैं हाइपोथेसिस के, उनको बड़ी ही सख्ती से चेक किया जाता है। रिगरस होता है हार्ड, सख्त। ठीक है, तो ये जो टेस्ट होते हैं हाइपोथेसिस को डिडक्शन के लिए हम जब टेस्ट करते हैं, उसका रिज़ल्ट लेते हैं, तो दीज आर वेरी वेरी हार्ड होते हैं। और वैसे भी बहुत सारे पैनल होता है जो ये चेक कर सकता है कि आया ये डिडक्शन और हाइपोथेसिस जो है वो दुरुस्त है या गलत है। जैसा कि आपको पता है कि हम बात कर रहे हैं किसकी, एक्सपेरिमेंट की। तो एक्सपेरिमेंट किस लिए किया जाता है, ताकि हम डिडक्शन को और जो हाइपोथेसिस है उसको वेरीफाई कर सकें कि आया ये किस हद तक दुरुस्त है। जब तक हम एक्सपेरिमेंट नहीं करते और उसके ज़रिए हाइपोथेसिस को साबित नहीं करते, तब तक हमारी जो कोशिश है वो रायगां चली जाती है साइंटिफिक मेथड के अंदर। तो अब हम देखते हैं, तो इसके लिए साइंटिस्ट जब इसको एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ये दो ग्रुप बनाते हैं। एक ग्रुप को हम कहते हैं कंट्रोल ग्रुप और दूसरे को हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। तो कंट्रोल ग्रुप में क्या होता है, अ ग्रुप इन विच नो वेरिएबल मिसिंग। कंट्रोल ग्रुप एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें कोई वेरिएबल मिस नहीं होता, जबकि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर हम एक वेरिएबल को मिस कर देते हैं। यानी वेरिएबल से क्या मुराद है कि वो तमाम लवाज़मात, वो तमाम वेरिएबल जो ज़रूरी हैं एक एक्सपेरिमेंट को दुरुस्त तरीके से करने के लिए। मिसाल हम लेते हैं फ़ोटोसिंथेसिस की। आप जानते हैं कि जो पौधे हैं वो अपनी खुराक खुद बनाते हैं और जिस प्रोसेस के ज़रिए बनाते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं फ़ोटोसिंथेसिस। तो फ़ोटोसिंथेसिस के लिए एक अहम वेरिएबल जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का होना बहुत ज़रूरी होता है अगर फ़ोटोसिंथेसिस नहीं होना होता। तो अब हम देखते हैं, टेस्ट करते हैं आया कि ये बात दुरुस्त है या गलत है। तो इसके लिए हम जो कंट्रोल ग्रुप होता है उसमें एक प्लांट लेंगे, उस प्लांट को हम मुकम्मल तौर पर फ्रीली कार्बन डाइऑक्साइड देंगे, जबकि दूसरा ग्रुप जो होगा जिसको हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहते हैं, इसमें जो प्लांट होगा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड उसको अवेलेबल नहीं होगी। ये कैसे होता है ये हम तफसील में हमें जाना नहीं चाहिए, इस लिहाज से कि ये आपके इस टॉपिक के साथ रिलेटेड नहीं है। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि होता क्या है कि पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का सलूशन जो है वो हम एक पत्ते के एक पार्ट में के अंदर एक जार लेते हैं, उस जार के अंदर हम पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का सलूशन बनाते हैं और उस पत्ते के हाफ पार्ट को इसके अंदर हम एंटर कर देते हैं। जबकि ये प्लांट जो होता है इससे पहले हम इसमें से 2-3 दिन के लिए इसको हम डार्क या अंधेरे में रखते हैं ताकि उसमें सारा ग्लूकोज जो है वो ख़त्म हो जाए। तो फिर उसको हम एक्सपेरिमेंट के लिए करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड एक पार्ट को, एक पत्ते के आधे हिस्से को हम मुहैया नहीं करते। तो जब हम इसको दोबारा रखते हैं रोशनी के अंदर
तो जो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है या मौजूद होती है, उसको पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का सलूशन उसको एब्जॉर्ब किया जाता है, जिसकी वजह से पत्ते के उस हिस्से को वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलती, जिसका नतीजा ये होता है कि 2-3 दिन के बाद हम देखते हैं बाकी सारा प्लांट जो है वो ग्रीन होता है, लेकिन वो पोर्शन जो जार के अंदर था जिसमें पोटाशियम हाइड्रोक्साइड थी, उसके अंदर हम देखेंगे कि वो येलो कलर का होगा। वजह क्या है? वजह ये है कि उसके अंदर ग्लूकोज नहीं बना। और ग्लूकोज क्यों नहीं बना? क्योंकि उस पार्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। तो ये एक गैर अलहदा से मैंने आपको वजाहत की है ताकि आपका जहन जो है कंफ्यूज ना रहे। ये वैसे 7 चैप्टर के अंदर ये एक्सपेरिमेंट मौजूद है। तो बहरहाल रिज़ल्ट क्या होगा? जब हम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करेंगे तो इस पौधे को जो कि कंट्रोल ग्रुप होगा उसमें फोटोसिंथेसिस हो जाएगी, ग्लूकोज बन जाएगा। जबकि वो पौधा जिसको कार्बन डाइऑक्साइड मुहैया नहीं होगी उसमें फोटोसिंथेसिस जो है वो नहीं होगा। यानी उसकी निशानी क्या है? निशानी ये है कि वहाँ पर ग्लूकोज उसमें नहीं बनेगा उस पार्ट के अंदर। तो इससे ये साबित हो गया कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट था जो हमने किया ताकि वजाहत कर सकें कि जो हमने हाइपोथेसिस बनाई थी कि फ़ोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी है, वो हमने इसको साबित कर दिया। तो उसकी एक हमने डिडक्शन होती है क्या कि अगर वाकई ऐसा है कि फ़ोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी है, इफ़ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, देन क्या है कि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम नहीं देंगे तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। बहरहाल नेक्स्ट हम करते हैं समराइजेशन ऑफ द रिज़ल्ट। अगला टॉपिक नंबर स्टेप नंबर 6 है बायोलॉजिकल मेथड का, कि बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं? गैदर करते हैं एक्चुअल क्वांटिटेटिव डाटा फ्रॉम एक्सपेरिमेंट। ये जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया होता है उसका एक क्वांटिटेटिव एदाद की सूरत में, ग्राफ की सूरत में, टेबल की सूरत में जो डाटा है उसको इकट्ठा किया जाता है और फिर उसकी एवरेज निकाली जाती है और कंपेयर किया जाता है स्टैटिस्टिकली। एवरेज से क्या हमारा ज़ाहिर बात है, ये एक्सपेरिमेंट को एक से ज़्यादा बार किया जाता है। तो जब हम ज़्यादा बार या यूँ करते हैं हम कि बहुत सारे पौधे लेते हैं, मिसाल के तौर पर 100 पौधे हम लेते हैं कंट्रोल ग्रुप के लिए और 100 पौधे ही हम लेंगे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के लिए। तो इन दोनों में हम फिर देखेंगे, एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज हमेशा अगर बेहतर हो, 90% हो, या बाज़-औक़ात वेरिएबल में कोई प्रॉब्लम आ जाता है, तो इसलिए हम ये ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं ताकि एवरेज निकाली जाए, फिर उसका स्टैटिस्टिकल डेटा निकाला जाता है और इस तरह से टेबल और ग्राफ की शक्ल में हम क्या करते हैं, समरी ऑफ द रिज़ल्ट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट पेश करते हैं। उसके बाद जब ये बात दुरुस्त साबित हो जाती है, हमारा तजर्बा जो है, एक्सपेरिमेंट जो है, ये प्रूव कर देता है कि हमारी हाइपोथेसिस और डिडक्शन दुरुस्त थी, तो फिर हम उसको रिपोर्ट करते हैं। रिपोर्ट कहाँ किया जाता है? बायोलॉजिस्ट पब्लिश देयर फाइंडिंग इन साइंटिफिक जर्नल्स एंड बुक्स। वो अपने मैगज़ीन्स में, जो साइंसी मैगज़ीन हैं उनमें शाया की जाती हैं, साइंसी बुक्स में इसको शाया किया जाता है। फिर उसके ऊपर जब ये बात साइंसी हल्के में जाती है, पहुंचती है, स्टडी की जाती है, तो फिर उसके ऊपर टॉक की जाती है, बात की जाती है नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। यहाँ मीटिंग्स होती हैं, सेमिनार्स किए जाते हैं और ये सेमिनार्स कॉलेज लेवल पर होते हैं, ये सेमिनार जो है यूनिवर्सिटीज़ लेवल के ऊपर होते हैं। वहाँ पर पीपल्स, उसके बाद ये बात भी जब क्लियर हो जाती है, फिर पीपल्स को दावत दी जाती है, अलाउ किया जाता है टू वेरीफाई द रिज़ल्ट्स, कि वो वेरीफाई करें रिज़ल्ट्स, या क्या कह रहे हैं, अप्लाई द नॉलेज टू सॉल्व अदर प्रॉब्लम। तो इस तरह से मज़ीद प्रॉब्लम्स भी इसके ज़रिए हल किए जा सकते हैं। तो ये आपका एक जो टॉपिक था बायोलॉजिकल मेथड का, उसके स्टेप्स थे वो हमने कंप्लीट किया। इसके लिए एक बार मैं आपको मज़ीद समरी कर देता हूँ। सबसे पहले जो हमने शुरू किया था वो रिकग्निशन ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से था, कि पहले हम सबसे पहले एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को रिकग्नाइज़ करते हैं। प्रॉब्लम जो है या तो वो साइंटिस्ट के जहन में आता है या कोई बंदा क्वेश्चन करता है, उस पर काम शुरू हो जाता है। दूसरे नंबर फिर उसके मतलब हम ऑब्जर्वेशंस करते हैं। ऑब्जर्वेशंस के बाद का स्टेप जो है वो फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस जो है उसके बाद जो नंबर है डिडक्शन का आता है। डिडक्शन जो है
उसमें फिर हम डिडक्शन बनाते हैं। डिडक्शन के बाद हम जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो एक्सपेरिमेंट का होता है, और एक्सपेरिमेंट के बाद हम क्या करते हैं कि जो अभी हमने पढ़ा समरी करते हैं, और समराइजेशन ऑफ द रिज़ल्ट होता है, और उसके बाद आखिर में हम अपने रिज़ल्ट्स को और पब्लिकली जो है वो पेश करते हैं साइंटिफिक जर्नल्स के अंदर, और इस तरह से लोगों को फिर दावत देते हैं, अलाउ करते हैं इस पर बात करें और अपना काम जो है वो करते हैं। तो इस तरह से हम अब इसको कंप्लीट हो गया है इंशाल्लाह। और आपको दोबारा बता दूं, ख़जाना के चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, और सपोर्ट द हमारे इस चैनल का मैं बता दूं कि मोटो जो है वो यही है कि एजुकेशन को फैलाया जाए, ख़ास तौर पर इन नामसायद और मुश्किल हालात में, जबकि जो स्टूडेंट्स हैं वो परेशान हैं, उनको मवाद नहीं मिल रहा। ख़ास तौर पर जो 9th 10th के स्टूडेंट्स हैं उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो पेपर जो है उसके मुताबिक तैयारी के लिए इम्पॉर्टेंट है। जब तक क्लास में बच्चे नहीं जाएंगे तो ज़ाहिर बात है पेपर के मुताबिक वो तैयारी नहीं कर सकेंगे। उनको ये नॉलेज जो है, ये टॉपिक्स जो हैं, ये आपको यूट्यूब पर बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन वो आपके जो सिलेबस के मुताबिक नहीं होंगे। इसलिए मेरी ये कोशिश है कि मैं ALP के मुताबिक चलूँ, सिलेबस के मुताबिक चलूँ, और बच्चों का फ़ायदा और वो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर जो हैं वो हासिल कर सकें। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त लेता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।